चेतावनी, इस वीडियो में हिंसा की विचलित करने वाली जानकारियां हैं। दर्शकों से विवेक अपेक्षित है। तारीख 27 दिसंबर 2023 सुबह का वक्त था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका था। ठंड और कोहरे की वजह से अधिकांश सड़कें सूनी थीं, एक पार्क को छोड़कर। वहां लोगों का हुजूम एक कार को घेर कर खड़ा हुआ था। उन्हें कार के अंदर एक बेहोश व्यक्ति दिखाई दिया था। आवाज़ देने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तब पुलिस बुलाई गई। कार का दरवाज़ा तोड़ा गया, नब्ज जांची गई। पता चला उसकी जान जा चुकी है। आम दिनों में इस घटना को हार्ट अटैक या संदिग्ध मौत बताकर आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति की जेब में रखे आईडी कार्ड ने पूरी कहानी बदल दी। उस पर नाम लिखा था ली सुन क्यून, साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार, ऑस्कर जीतने वाली फिल्म पैरासाइट का लीड एक्टर। जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी के कुछ और सिरे खुलने लगे। मसलन ली पर ड्रग्स लेने के आरोप लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनसे पूछताछ चल रही थी। ली का कहना था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक बात और मालूम चली, पिछली रात घर से निकलने से पहले वो घर पर एक चिट्ठी छोड़ आए थे। दावा किया जा रहा है ये उनका सुसाइड नोट है। इसमें उन्होंने अपनी जान लेने की वजह लिखी थी। दिलचस्प ये है कि इस वक्त ली अपने करियर के शिखर पर थे। एक से बढ़कर एक रोल्स उन्हें मिल रहे थे, नामी ग्रामी अवार्ड्स भी। फिर उन्हें ऐसा करने की नौबत क्यों आई? इस सवाल ने साउथ कोरिया का पुराना जख्म कुरेद दिया है। दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में शुमार साउथ कोरिया आत्महत्या की राजधानी बनता जा रहा है। हर साल यहाँ पर हज़ारों लोग अपनी जान ले रहे हैं। इनमें राजनेता और सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं। हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि साउथ कोरिया को नो कंट्री फॉर यंग मैन कहा जाने लगा है। तो आज के शो में हम जानेंगे साउथ कोरिया में सुसाइड की समस्या कितनी बड़ी है और क्या साउथ कोरिया की तरक्की इंसानों पर भारी पड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात साउथ कोरिया की। पहले कुछ बेसिक बातें साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। साउथ कोरिया चीन के पूरब में बसा हुआ है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। ज़मीनी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, नॉर्थ कोरिया से। 1945 तक दोनों जगह जापान का शासन था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को निकलना पड़ा। फिर 1948 में नॉर्थ और साउथ अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे के हिस्से पर कब्जा करने की जंग भी लड़ी। 1953 में जंग तो रुक गई, लेकिन दुश्मनी बरकरार रही। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 2 ध्रुवों की तरह बने। साउथ में अमेरिका पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति लेकर आया, जबकि नॉर्थ में सोवियत संघ का दखल रहा। वहाँ सोशलिज्म का वर्चस्व था। शासन में एक ही परिवार का दबदबा था। वे तानाशाही व्यवस्था में यकीन रखते थे। यूं तो साउथ कोरिया में भी 1988 तक तानाशाही शासन रहा, लेकिन साथ में उन्होंने आर्थिक तरक्की भी की। आज का साउथ कोरिया कैसा है? आबादी 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है। जीडीपी 1.71 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत से तुलना करके देखते हैं। भारत की आबादी साउथ कोरिया से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जबकि जीडीपी 2 गुना से भी कम। प्रति व्यक्ति आय लगभग 25 लाख रुपए सालाना है, भारत से लगभग 12 गुना अधिक। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में साउथ कोरिया 19वें स्थान पर है, अमेरिका से भी ऊपर। भारत का नंबर है 132वां। HDI का निर्धारण मुल्क की शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और औसत उम्र के आधार पर किया जाता है, यानी जिनका रैंक ऊपर वहाँ एजुकेशन सिस्टम, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं। साउथ कोरिया में साक्षरता दर लगभग 99%, यानी आर्थिक विकास के मानकों पर साउथ कोरिया एकदम खरा उतरता है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। इस चमक दमक के पीछे एक अलग दुनिया बसती है। वो चेहरा अक्सर छुपा लिया जाता है। उसका जिक्र किसी बड़े हादसे के बाद ही होता है, जैसे अभी ली सुन क्यून की मौत के बाद हो रहा है। अभी पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि पहली नज़र में आत्महत्या की बात सामने आ रही है। क्या क्या पता चला है? साउथ कोरिया की योनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ली पर गांजा और केटामाइन लेने के आरोप थे। उनके साथ एक बार की होस्टेस पर भी इल्ज़ाम लगे। उसने पुलिस को बताया कि ली अक्सर उसके घर आते थे और ड्रग्स लेते थे। ली ने इससे इनकार किया था। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की गुजारिश भी की थी। साउथ कोरिया में ड्रग्स से जुड़े अपराध गंभीर माने जाते हैं। गांजे के इस्तेमाल के लिए 5 बरस तक की सज़ा का प्रावधान है। मई 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद यून सुक योल ने ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। ड्रग्स क्राइम डिपार्टमेंट की शक्तियां बढ़ाई गईं। उन्होंने सेलिब्रिटीज़ पर विशेष ध्यान दिया। जानकार कहते हैं कि सरकार सेलिब्रिटीज़ को सज़ा देकर उदाहरण बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मीडिया ट्रायल को बढ़ावा दिया।
ली के साथ भी वही हुआ। उनके वकील ने इन्वेस्टिगेशन को प्राइवेट रखने की अर्जी भी डाली थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। ड्रग्स केस से पहले ली की छवि फैमिली मैन वाली थी। आरोप लगने के बाद वो छवि तार-तार हो गई। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द होने लगे, फिल्मों और सीरीज से निकाला जाने लगा, पोस्टर्स उनके हटाए जाने लगे, साथ में सोशल मीडिया पर चीर-फाड़ होती रही। इसके चलते उनका जीवन चक्र पूरी तरह बदल गया। वो डिप्रेशन में थे। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत की एक वजह ये भी हो सकती है। आपको बता दें, महज आकलन भर है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ भी दावे के साथ कहा जा सकेगा। हालांकि साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज का इस तरह जाना कोई नई बात नहीं है। कई उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं। कुछ बड़े नाम आपको बता देते हैं। 2005 में फिल्म अभिनेत्री ली यून जू महज 24 की उम्र में। 2007 में चोई जिन सिल, उन्हें नेशनल एक्ट्रेस कहा जाता था। 2009 में रो म्यू ह्यून 2003 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। 2017 में किम जोंग ह्यून कोरियन बैंड शाइनी के सिंगर थे। 27 की उम्र में मौत। चिट्ठी में लिखा, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, खुद से नफरत करता हूँ, मेरी पर्सनालिटी मेरी दुश्मन बन चुकी है। 2019 में गोहारा सिंगर और एक्ट्रेस थीं। 25 की उम्र में उन्होंने अपनी जान ले ली। और अब ली सून क्यून, उनकी कहानी हम आपको बता ही चुके हैं। ये कुछ नाम भर हैं, मगर कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ आंकड़ों से इस बात को समझते हैं। 2007 के बाद से साउथ कोरिया में युवा आबादी की सबसे अधिक मौत सुसाइड के कारण हुई है। विकसित देशों में सबसे अधिक आत्महत्या दर साउथ कोरिया में ही रिकॉर्ड 2003 से बरकरार है। 2020 से 2022 के बीच लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान ली। इसी अवधि में कोरोना के चलते 32,000 लोगों की मौत हुई, यानी आत्महत्या ने कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया। 2023 की अगर हम बात करें तो जनवरी से जून के बीच लगभग 6900 लोगों ने अपनी जान ली। ये 2022 में इसी अवधि में हुई मौतों से 9% अधिक है। ऐसा नहीं कि किसी खास उम्र के लोगों में समस्या दिखी, ये पैटर्न बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में देखा गया। साउथ कोरिया में लंबे समय से सुसाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग चल रही है। अप्रैल 2023 में सरकार 5 ईयर प्लान लेकर आई थी। इसके तहत संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ाने, सोशल मीडिया पर नजर रखने, सरकारी हेल्पलाइन को मजबूत बनाने जैसे कदमों की बात हुई थी। सरकार का दावा था कि इसका असर 2027 तक सामने दिखने लगेगा। हालांकि हाल फिलहाल में ऐसे कोई संकेत नहीं दिखते। जानकारों का मानना है कि सरकार समस्या की जड़ पर ध्यान नहीं दे रही। और जड़ कहाँ है? 5 बिंदुओं में समझते हैं। नंबर 1, आर्थिक असमानता। 1953 में जब कोरियन वॉर रुका तब पूरे देश में गरीबी थी, असमानता कम थी। 1960 और 70 के दशक में तेजी से आर्थिक तरक्की हुई, लेकिन संसाधनों का सही से बंटवारा नहीं हुआ। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती गई। अगस्त 2021 में साइंस डायरेक्ट मैगजीन में छपी एक स्टडी के मुताबिक साउथ कोरिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके चलते अलग अलग आर्थिक क्षमता के लोग अधिक करीब रहते हैं, इसलिए उनमें कमतर की भावना अधिक पनपी। अमेरिका की तुलना में साउथ कोरिया में गरीबी दर लगभग दोगुनी थी। इसका नतीजा उच्च आत्महत्या दर में दिखाई दिया। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा। 1997 में एशिया में आर्थिक संकट आया था। साउथ कोरिया को भी इसकी मार झेलनी पड़ी। हजारों नौकरियां गईं। उस दौरान बड़ी संख्या में तलाक। इसके चलते लोगों में डिप्रेशन बढ़ा, जिससे लोग बाद में भी उबर नहीं पाए। उनमें जान लेने की प्रवृत्ति अधिक रही। इस घटना ने गला काट कंपटीशन को जन्म दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और रोजगार कम पड़ा, ये और खतरनाक होता गया। बच्चों पर अच्छे ग्रेड्स लाने और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का दबाव आया। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक 10 से 19 बरस के 46% बच्चों में कभी ना कभी जान लेने का ख्याल आया। नंबर 3, टैबू। कहते हैं हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है। मेंटल इलनेसेस का भी है। दवा और थेरेपी से इनका इलाज संभव है, लेकिन साउथ कोरिया में अभी भी एक टैबू है। वहाँ मेंटल हेल्थ को मैस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है, इसलिए पुरुष डॉक्टर के पास जाने से बचे। महिलाओं का कहना था कि अगर उन्होंने मेंटल हेल्थ की शिकायत की और उस दौरान डिवोर्स केस हुआ तो उन्हें बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए अपनी परेशानी जाहिर करना और मुश्किल रहा, क्योंकि उनके माँ बाप मेंटल हेल्थ को लेकर उदार नहीं थे। नंबर 4, फैमिली स्ट्रक्चर। साउथ कोरियन सोसाइटी में परंपरा रही है कि बच्चे अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। 21वीं सदी में परंपरा घटी है। नई पीढ़ी अकेले रहना पसंद करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते भी बच्चे बुजुर्गों के साथ नहीं रहते। इसकी वजह से अकेलापन बढ़ा है। बुजुर्गों में जान लेने की एक बड़ी वजह ये अकेलापन है। नंबर 5, वर्दर इफेक्ट। किसी जानी मानी हस्ती को कुछ करते देख आपका मन भी वैसा ही करने को होता है। सेलिब्रिटीज़ की मौतों को साउथ कोरियन मीडिया ने
रस लेकर छापा, जान लेने के तरीकों पर जोर दिया। जब जब मीडिया ने ऐसी मौतों को डिटेल में छापा तब तब जान लेने की घटनाएं बढ़ीं। जब मीडिया ने संयम बरता तब इसमें कमी देखी गई। ये थी साउथ कोरिया की कहानी। अब एक ज़रूरी जानकारी, मेंटल हेल्थ कोई टैबू नहीं है, ये भी आपके शरीर का हिस्सा है। इसे हल्के में ना लें और ना लेने दें। मानसिक समस्याओं का इलाज दवा और थेरेपी से संभव। इसके लिए आप मनोचिकित्सक से मदद ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 1800-599-0019, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज 9868396824, 9868396841, 01122574820, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस 080269950000। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके से जुड़ी है। 26 दिसंबर को दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास एक बम धमाके की खबर आई। कहा गया कि धमाका लो इंटेंसिटी का था। दूतावास के सभी स्टाफ मेंबर्स सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल के पास पुलिस को एक लेटर भी मिला। इसमें एक झंडा मिला है और इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने का जिक्र किया गया है। ब्लास्ट के बाद स्पेशल सेल और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए हैं। आगे जांच चल रही है। इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए कहा गया है। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजरायली हमले में अब तक 21,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के हमले में इजराइल के 1147 नागरिक मारे गए थे। दूसरी सुर्खी है पाकिस्तान से। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई को उनका चुनाव निशान बैट वापस मिल गया है। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इसमें पीटीआई अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका चुनावी निशान वापस ले लिया था। तर्क ये कि पीटीआई नियम के मुताबिक आंतरिक चुनाव करवाने में असफल रही। पीटीआई इसके खिलाफ कोर्ट पहुंची। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला रद्द कर दिया। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी रूस से है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राजनीतिक विरोधी अलेक्सी नवलनी वापस मिल गए हैं। वो पिछले 6 दिसंबर से अपनी जेल से गायब थे। कैदियों की लिस्ट से भी उनका नाम काट दिया गया था। उनके वकील को भी नवलनी का कोई अता पता नहीं था, पर अब वो मिल गए हैं। पता चला है कि उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। उनके एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी गई है। नवलनी ने यह भी कहा कि मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नवलनी की कहानी भी आपको बता देते हैं। पेशे से वकील हैं। 2011, 2012 और 2013 में पुतिन और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े स्तर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के खिलाफ खड़े होने वाले थे। उसी समय रूस की एक अदालत ने उनके खिलाफ 4 साल पुराना एक मामला दोबारा खोल दिया। इसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, पर उसके बाद भी नवलनी शांत नहीं बैठे। वो कहते हैं कि 1996 के बाद रूस में निष्पक्ष चुनाव हुए ही नहीं हैं। अगस्त 2019 में नवलनी साइबेरिया से मॉस्को लौट रहे थे। फ्लाइट में चाय पीते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो अचानक से बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें वहीं के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 जनवरी 2021 को जर्मनी से इलाज कराकर मॉस्को लौटे नवलनी को रूसी सरकार ने पैरोल नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में डाल दिया। वे तब से जेल में ही हैं। जर्मनी के एक लैब में हुई जांच से पता चला कि नवलनी पर एक खतरनाक नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था। आरोप है कि ये नर्व एजेंट रूस की एक सीक्रेट प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये केमिकल इंसान के शरीर में घुसकर न्यूरॉन को तबाह कर देते हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।